भारत की सुरक्षा। युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं होगा। क्या अगला बड़ा युद्ध बुलेट से पहले डाटा पर लड़ा जाएगा? एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। आपका फोन, आपका इंटरनेट, आपके बैंक का सर्वर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, सैटेलाइट और हजारों किलोमीटर दूर खड़ी भारतीय सेना। अब एक सवाल, अगर भारत के खिलाफ कोई बड़ा हमला हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा? सीमा पर गोली, मिसाइल, फाइटर जेट या एक ऐसा साइबर अटैक जिसे आप देख भी न पाए? सोचिए, सुबह आप उठते हैं, इंटरनेट कुछ जगहों पर काम नहीं कर रहा, कुछ बैंकिंग सर्विस बंद है, एक सरकारी वेबसाइट इनिसेबल है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा है भारत पर बड़ा हमला हो चुका है। उसी समय एक ड्रोन सीमा के पास उड़ रहा है, एक सैटेलाइट ऊपर से उसी इलाके को देख रहा है, रडार कुछ यूजुअल मूवमेंट डिटेक्ट कर रहा है और किसी मिलिट्री कमांड सेंटर में हजारों डाटा पॉइंट्स के एक साथ एनालिसिस किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ये 5 अलग अलग घटनाएं हैं या एक ही युद्ध के अलग अलग हिस्से? यही मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि आज युद्ध सिर्फ उस जगह नहीं लड़ा जाता जहां सैनिक खड़े होते हैं। युद्ध अब साइबर स्पेस में है, डाटा नेटवर्क में है, ड्रोन्स में है और लोगों के दिमाग में भी। तो आज सवाल सिर्फ उस नहीं है तो आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत के पास कितने हथियार हैं। सबसे बड़ा सवाल, और सवाल इससे बड़ा भी है, अगर अगला युद्ध बुलेट चलने से पहले डाटा में शुरू हो गया तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। एक समय युद्ध का मतलब था सेना सीमा पार करती थी, टैंक आगे बढ़ते थे, फाइटर जेट्स आसमान में जाते थे और मिसाइल लॉन्च होती थी। लेकिन आज बैटलफील्ड की डेफिनेशन बदल चुकी है। अब किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए इंफॉर्मेशन। कहां दुश्मन है, कितनी ताकत है और कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कहां मूवमेंट हो रही है, कौन सा टारगेट वास्तविक है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वह सही है या नहीं। यही वजह है मॉडर्न मिलिट्री सिर्फ वेपन्स की ताकत से नहीं चलती, उसे चाहिए सेंसर्स, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, रडार, रेस्क्यू कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी और इन सब को जोड़ने वाला डाटा। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को फ्यूचर वॉरफेयर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रखा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की असली ताकत समझने के लिए हमें पहले एक ऐसे युद्ध की तरफ देखना होगा जहां मिसाइल्स और टैंक्स के साथ साथ एक इनविजिबल वॉर भी चल रही थी। 23 फरवरी 2022 रसिया के फुल स्केल इन्वेंशन से ठीक पहले यूक्रेन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिस्ट्रक्टिव साइबर एक्टिविटी दिखाई देती है। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम्स ने यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ डिस्ट्रक्टिव मालवेयर एक्टिविटी डिटेक्ट की और अगले दिन 24 फरवरी रशिया का फुल स्केल
मिलिट्री इन्वेंशन शुरू हो जाता है। अब ध्यान से देखिए और अब ध्यान दीजिए, साइबर अटैक ने अकेले युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी। आज फिजिकल वार और साइबर वार को अलग अलग बॉक्सेस में रखना मुश्किल होता जा रहा है। यूक्रेन में साइबर ऑपरेशंस के जरिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिशें हुई। पावर, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इनमें से किसी एक को गंभीर नुकसान हो तो उसका असर कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता है, उसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और यही साइबर वॉरफेयर को डेंजरस बनाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल अटैक में आपको अक्सर अटैक कर दिखाई देता है, एक मिसाइल आती है, एक एयरक्राफ्ट आता है, एक टैंक बॉर्डर पार करता है। लेकिन साइबर अटैक में क्या होता है? शुरुआत शायद सिर्फ एक एबनॉर्मल लॉगिन से हो, एक सस्पेंशियस फाइल से, एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट से, या एक सिस्टम के अचानक काम करना बंद करने से। और तब जब आपको समझ आए कि हुआ क्या है, शायद अटैक पहले ही शुरू हो चुका हो। क्या भारत के लिए एक खतरा वास्तविक है? यह सवाल, क्या यह सिर्फ दूसरे देशों की समस्या है? नहीं, भारत जितना डिजिटल हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा भी डिजिटल होता जा रहा है। आज इलेक्ट्रिसिटी से लेकर बैंकिंग तक, टेली कम्युनिकेशन से लेकर गवर्नमेंट सर्विस तक, कई क्रिटिकल सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड है। इसलिए भारत में साइबर इंसिडेंट्स के रेस्पॉन्स के लिए CERT इनका काम करता है, और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन के लिए NCIIP को नेशनल नोडल एजेंसी बनाया गया है। क्योंकि अगर किसी सिस्टम की वेलफेयर, देश की इकोनॉमी, नेशनलिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ या इसेंशियल सर्विस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, तो वह सिर्फ IT प्रॉब्लम नहीं है, वह नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। लेकिन साइबर के बाद एक और टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड को तेजी से बदल रही है, और वह टेक्नोलॉजी शायद आपके फोन के कैमरे से भी छोटी हो सकती है। ड्रोन। एक छोटा सा ड्रोन आसमान में उड़ता है, उसमें पायलट नहीं बैठा है, फिर भी वह बैटलफील्ड को देख सकता है, सर्विलांस कर सकता है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, और मिलिट्री ऑपरेशंस में टेक्निकल एडवांटेज दे सकता है। अब सवाल यह नहीं है किसके पास सबसे बड़ा ड्रोन है, बल्कि सवाल यह है किसके पास सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस ड्रोन्स इकोसिस्टम है। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर सामने वाला एक नहीं, दर्जनों नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे ड्रोन्स एक साथ भेज दे तो? यही आता है काउंटर ड्रोन वेलफेयर। ड्रोन को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना और फिर उसे न्यूट्रलाइज करना। भारत की आर्मी ने 2025 में VAYU SAMANYAY सेकेंड एक्सरसाइज के दौरान ड्रोन और काउंटर ड्रोन्स ऑपरेशंस को कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर इन्वायरमेंट में टेस्ट किया। इसका मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव है। फ्यूचर बैटलफील्ड में ड्रोन और काउंटर ड्रोन दोनों साथ साथ विकसित होंगे। लेकिन
ड्रोन एक चीज कर सकता है, वह देख सकता है। अब सवाल है, इतनी बड़ी बैटलफील्ड को ऊपर से कौन देख रहा है? ऊपर से दिखाई देता युद्ध, कैमरा धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठता है, शहर छोटा होता जाता है, देश छोटा होता जाता है, और फिर पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। स्पेस। आज सैटेलाइट सिर्फ वेदर, फॉरेस्ट या टेलीविजन कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं है। मॉडर्न सिक्योरिटी में सैटेलाइट का मतलब है ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और बैटलफील्ड अवेयरनेस। भारत का संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम इसी बदलते वेलफेयर का एक उदाहरण है। इस सिस्टम को ग्राउंड और एरियल सेंसर्स से इंफॉर्मेशन लेकर उसे इंटीग्रेट करने और एक कम्युनिकेशन सर्विलांस पिक्चर्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। एक ड्रोन ने कुछ देखा, एक ग्राउंड सेंसर ने मूवमेंट डिटेक्ट की, रडार ने एक सिग्नल पकड़ा, सैटेलाइट ने उसी एरिया की इमेज भी दी। अब अगर ये भारी और सबसे ज्यादा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग स्क्रीन पर पड़ी रही तो इंफॉर्मेशन बहुत होगी, लेकिन पिक्चर्स अधूरी रह सकती है। लेकिन अगर इन सबको एक साथ इंटीग्रेट किया जाए तब कमांडर को बैटलफील्ड की एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर्स मिल सकती है। और मॉडर्न वेलफेयर में जिसके पास बैटलफील्ड की बेहतर पिक्चर्स होगी उसे डिसीजन लेने में एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन यही एक और समस्या पैदा होती है, इतना सारा डेटा आएगा कहां से? नया बैटलफील्ड। आज एक बैटलफील्ड में एक सेंसर नहीं होता, सैकड़ों सेंसर्स हो सकते हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, सैटेलाइट्स हो सकते हैं, रडार्स हो सकते हैं, कैमरास हो सकते हैं, ग्राउंड सेंसर्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो सकते हैं, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, और अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। लेकिन एक पैराडॉक्स है, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा ज्यादा इंटेलिजेंसी नहीं होती। मान लीजिए आपके पास 10,000 डाटा पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको नहीं पता कौन सा डाटा पुराना है और कौन सा गलत है, कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा डेलिबरेटरी मैन्युफैक्चर्स है, और कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं। यही वजह है कि फ्यूचर वेलफेयर की असली कंपटीशन शायद यह नहीं होगी कि कौन सबसे ज्यादा डाटा कलेक्ट करता है, बल्कि कौन डाटा को सबसे जल्दी और सबसे एक्चुअली डिसीजन में बदलता है। और यहीं से बैटलफील्ड में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा रिस्क, एआई हजारों इमेजेस को एनालिसिस कर सकता है, पैटर्न्स पहचान सकता है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा को प्रोसेस करने में मदद कर सकता है। लेकिन डिफेंस में एआई का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है एआई कितना इंटेलिजेंट है, असल सवाल है क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक एआई सिस्टम सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस करता है, उसे लगता है कि उसने कोई मिलिट्री मूवमेंट डिटेक्ट की है, लेकिन इमेज खराब थी या डाटा इनकम्प्लीट था या एडवाइजरी ने डिसेम्पशन किया था, एआई ने गलत कंक्लूजन निकाला। अब यह कोई सामान्य सॉफ्टवेयर एरर नहीं है, क्योंकि बैटलफील्ड में गलत इंफॉर्मेशन गलत डिसीजन बन सकती है।
और गलत डिसीजन जान भी ले सकता है। इसीलिए भारत ने आर्म्ड फोर्स के लिए ट्रस्टवर्थी एआई फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस पर भी काम किया है। यानी चैलेंजेस सिर्फ एआई बनाना नहीं है, चैलेंजेस है ऐसा एआई बनाना जिस पर क्रिटिकल डिफेंस सिचुएशन में भरोसा किया जा सके। लेकिन एआई सिर्फ बैटलफील्ड को एनालिसिस नहीं कर सकता, एआई इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने में भी इस्तेमाल हो सकता है। और यही शुरू होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बात करते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कल्पना कीजिए रात के 11 बजे आपके फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो में एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर दिखाई देता है, चेहरा रियल, आवाज भी रियल, बैकग्राउंड भी रियल और मैसेजेस। भारत को भारी नुकसान हुआ है। आप डरते हैं, आप अपने परिवार को भेजते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, कुछ लोग आगे भेजते हैं और कुछ ही समय में एक फेक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। अब बताइए, क्या कोई मिसाइल चली? नहीं। क्या कोई टैंक बॉर्डर पार करके आया? नहीं। लेकिन लोगों का परसेप्शन बदल गया। यही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का डेंजर्स है। और यहां एक इंपॉर्टेंट डिटेक्शन समझना भी जरूरी है। हर फेक न्यूज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं होती, लेकिन कोऑर्डिनेट मैनिफॉर्मेशन, कंफ्यूजन, पैनिक और पब्लिक ट्रस्ट को प्रभावित करने की कोशिश बन सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने मिसइंफॉर्मेशन और हॉस्टाइल नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन और फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के समय सिर्फ बैटलफील्ड पर कंट्रोल जरूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट पर क्रेडिबिलिटी भी जरूरी है। और अब डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम को और मुश्किल बना दिया। क्योंकि पहले सवाल था, यह खबर सच है या झूठ? अब सवाल है, जो वीडियो में अपनी आंखों से देख रहा हूं, क्या वह वास्तव में हुआ भी था? इजराइल और 7 अक्टूबर। लेकिन यहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में एक बहुत बड़ा लेसन है। टेक्नोलॉजी होना और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करना एक ही बात नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। एक ऐसा देश जिसकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दुनिया की सबसे एडवांस सिस्टम में गिनी जाती है। सेंसर्स, सर्विलांसेस, इंटेलिजेंसी, टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी सरप्राइज अटैक हुआ। जी हाँ दोस्तों, बाद की इजराइल इन्वेस्टिगेशन में इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर्स को लेकर गंभीर सवाल सामने आए। और सबसे महत्वपूर्ण लेसन क्या था? यह नहीं कि टेक्नोलॉजी बेकार है, बल्कि बिल्कुल उल्टा, टेक्नोलॉजी अकेली पर्याप्त नहीं है। आपके पास हजारों सेंसर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एनालिसिस गलत हो, अगर एजम्पशन गलत हो, अगर वार्निंग सिग्नल्स को सही तरीके से इंटरप्ट न किया जाए, तो टेक्नोलॉजी आपको फॉल्स कॉन्फिडेंसी दे सकती है। और नेशनल सिक्योरिटी में फॉल्स कॉन्फिडेंसी बेहद खतरनाक होती है। इसीलिए फ्यूचर वॉरफेयर का फॉर्मूला सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि
टेक्नोलॉजी प्लस इंटेलिजेंसी प्लस ह्यूमन जजमेंट, और इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर दुश्मन बैटलफील्ड को नहीं, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करे, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एक पावर स्टेशन, एक रेलवे कंट्रोल रूम, एक एयरपोर्ट, एक पार्ट और एक टेलीफोन टॉवर, एक डाटा सेंटर, ये सभी अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन एक चीज इन सबको जोड़ती है, इनका काम रुकने पर सोसाइटी प्रभावित होती है। इसलिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। अब इमेजिन कीजिए, एक तरफ बॉर्डर पर मिलिट्री टेंशन है और उसी समय दूसरी तरफ साइबर अटैक से कोई क्रिटिकल नेटवर्क प्रभावित हो जाए और फिर कम्युनिकेशन डिस्ट्रक्शन हो, फिर सोशल मीडिया पर फेक इंफॉर्मेशन फैलने लगे, फिर लोग पैनिक होने लगे। अब बताइए, क्या यह केवल साइबर अटैक है, या केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, या केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट? शायद तीनों का कॉम्बिनेशन, और यही मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे मुश्किल बात है। अब दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ उसकी सेना को देखना काफी नहीं, आपको उसके पूरे सिस्टम को समझना होगा और अपने सिस्टम को रिसाइलेंट बनाना होगा। भारत की तैयारी पर अब असली सवाल तो भारत क्या कर रहा है। पहली चीज, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजीज में डोमेस्टिक इनोवेशन और स्टार्टअप को पुशअप कर रहा है। अदिति जैसे प्रोग्रामर्स में एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, मिलिट्री कम्युनिकेशन और एंटी ड्रोन सिस्टम जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। और दूसरी चीज, इंटीग्रेशन, अलग अलग सेंसर्स को जोड़ना, अलग अलग डोमेन्स को कनेक्ट करना। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्पेस, साइबर, एआई। तीसरी चीज, काउंटर कैपेबिलिटी। ड्रोन है तो काउंटर ड्रोन चाहिए, साइबर नेटवर्क है तो साइबर डिफेंस चाहिए, एआई है तो ट्रस्ट वारंटी एआई चाहिए, इंफॉर्मेशन वेलफेयर है तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम चाहिए। यानी फ्यूचर मिलिट्री सिर्फ वेपन्स की कलेक्शन नहीं होगी, वह एक कनेक्टेड इकोसिस्टम होगी। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अगला बड़ा युद्ध बुलेट्स से पहले डाटा पर लड़ा जाएगा? शायद, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा सही जवाब है, अगला युद्ध डाटा और बुलेट्स दोनों का होगा। साइबर अकेला युद्ध नहीं जीतता, ड्रोन अकेला युद्ध नहीं जीतता, सैटेलाइट अकेला युद्ध नहीं जीतता, एआई अकेला युद्ध नहीं जीतता, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अकेले युद्ध नहीं जीतती। लेकिन जब ये सब एक सिस्टम में कनेक्ट हो जाते हैं, तब बैटलफील्ड पूरी तरह बदल जाता है। अब सवाल नहीं होगा किसके पास सबसे बड़ा वेपन है, सवाल होगा कौन पहले देखता है, कौन पहले समझता है, कौन पहले वेरीफाई करता है, कौन डिसेप्शन को पहचानता है, और कौन सबसे पहले डिसीजन लेता है। यही फ्यूचर वेयरफेयर का असली कंपटीशन हो सकता है। सुबह का भारत, एक शहर जाग रहा है, एक ट्रेन चल रही है, एक किसान खेत में जा रहा है, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा है, ऊपर सैटेलाइट घूम रहा है।
और किसी कमांड सेंटर में कई सेंसर्स पर डाटा चल रहा है। हो सकता है भविष्य का युद्ध उस तरह शुरू ही ना हो जिस तरह हम फिल्मों में देखते आए हैं। कोई अचानक सायरन बजे, कोई मिसाइल दिखाई दे और सबको पता चल जाए युद्ध शुरू हो गया है। हो सकता है उससे बहुत पहले कुछ बदल चुका हो, किसी सर्वर में, किसी सैटेलाइट सिग्नल में, किसी ड्रोन की मूवमेंट में, किसी इनक्रिप्टेड नेटवर्क में, या आपके फोन पर आए एक वीडियो में। इसलिए जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो सिर्फ सीमा की तरफ मत देखिए, आसमान की तरफ भी देखिए, स्पेस की तरफ भी देखिए और साइबर नेटवर्क की तरफ भी देखिए और अपने इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम की तरफ भी देखिए, क्योंकि आने वाले समय में देश की ताकत सिर्फ यह तय नहीं करेगी कि उसके पास कितनी मिसाइल्स हैं, बल्कि यह भी वह कितनी तेजी से देख सकता है, कितनी सही इंफॉर्मेशन जुटा सकता है और कितनी जल्दी मिस इन्फॉर्मेशन पहचान सकता है, कितना रेसिलेंट रह सकता है और कितनी तेजी से सही फैसला ले सकता है। क्योंकि बैटलफील्ड अब सिर्फ सीमा पर नहीं है, वह स्पेस में है, साइबर स्पेस में है, डाटा में है, इंफॉर्मेशन में है और शायद आपकी जेब में रखे इस छोटे से स्मार्टफोन में भी। और इसीलिए अगली बार जब कोई कहे युद्ध शुरू हो गया है तो शायद पहला सवाल यह होना चाहिए, किसने गोली चलाई, बल्कि सबसे पहले डाटा में क्या बदला। क्या अगला बड़ा युद्ध बैटलफील्ड से पहले डाटा पर लड़ा जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।